नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज एक कमेंट आया था कि आरपीएससी का हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दीजिए, जो भी मतलब। तो एक बार तो आरपीएससी का एग्ज़ाम डेट क्या है ये हमें आप बता दीजिए कमेंट करके, तो हम उसके सॉल्व करा देंगे। और साथ ही साथ मैं जहाँ तक एक बार सिलेबस देख लूँ और जहाँ तक मुझे उम्मीद है जो भी मैंने अब तक प्रैक्टिस सेट डाले हैं वो कोई भी स्टेट का आप तैयारी कर रहे हो कर सकते हो, क्योंकि सभी होम साइंस के क्लासेस हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो ये तो परेशान ना हो कि उसके लिए कुछ अलग से होगा। मेरे हिसाब से होम साइंस सब जगह सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो मैं देख लेती हूँ क्या स्पेशल उसमें पूछा जाता है, तब मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। लेकिन एक बार आप हमें डेट ज़रूर बता दीजिए। सेकेंड बात हम करेंगे आज की जो हमारी क्लास है वो है प्राकृतिक श्वसन व कृत्रिम श्वसन की, जिसमें आपसे अक्सर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में। सिल्वेस्टर विधि क्या है, सेफर्स विधि क्या है, लाबोर्ड विधि क्या है, वो वाले प्रश्न होंगे। और इसके साथ ही साथ श्वसन के बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आज के जो प्रश्न हैं वो आपसे कई बार पूछे हुए गए भी प्रश्न हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जब मैं ये क्वेश्चंस तैयार कर रही थी लेसन से, तो मुझे याद आ रहा था कि हाँ ये प्रश्न भी आया है, ये प्रश्न भी आया है, तो इस वजह से मैं आपसे मतलब ये बात बोल रही हूँ। तो क्लास अच्छी लगे एंजॉय करिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, भाई मेहनत मैं इतनी आपके लिए कर रही हूँ, रोज़ नए नए टॉपिक से वीडियोस ढूंढ कर ला रही हूँ, तो सब्सक्राइब करना है तो बनता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक जीवधारी श्वास लेने के साथ ऑक्सीजन अंदर खींचता है, जिसे कहा जाता है। कोई भी जीवधारी है श्वास लेता है, श्वास मतलब जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं उसको श्वास कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब वह अंदर को खींचता है उसको, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या निश्वासन कहा जाता है, या फिर प्रश्वसन क्या कहा जाता है, या फिर श्वसन कहा जाता है, या डी है निम्न में से सभी? क्या आंसर आपके हिसाब से सही होगा? तो जब भी कोई व्यक्ति ऑक्सीजन को अंदर खींचता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं क्या? प्रश्वसन, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रश्वसन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हमने जब बात की है प्रश्वसन की, तो हम कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं जो कि हमारे लिए पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि निश्वसन क्या होता है, निश्वसन क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, देखो प्रश्वसन निश्वसन ये कई बार पूछा गया है, श्वसन भी पूछा गया है। तो जब निश्वसन की बात होगी तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे हम कहते हैं CO2, जब इसको हम बाहर निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? निश्वसन कहते हैं। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उसको हम प्रश्वसन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों को का समझ में आया? और श्वसन क्या है? श्वसन जो है इन दोनों की मिली जुली प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, ठीक है। इन दोनों की मिली जुली जो प्रक्रिया है, या फिर हम कह सकते हैं निश्वसन और प्रश्वसन का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, श्वसन क्रिया कहलाती है, ठीक है। समझ में आया? और श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र आप सभी लोग समझते हो, जो भी अंग हमारे श्वसन में कार्य करते हैं, ठीक है, चाहे नाक हो गई, चाहे ग्रसनी हो गई, जो भी अंग हैं वो चाहे फेफड़े हो गए, इन सबको क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी, मतलब ये एक सिस्टम हो गया पूरा। श्वसन तंत्र क्या? एक सिस्टम हो गया। तो निश्वसन, प्रश्वसन, श्वसन और श्वसन तंत्र चारों क्लियर हुए। तो इन पे मैं 4 अलग अलग क्वेश्चन बनाती हूँ, तो मैंने एक जगह ये चीज़ आपको समझा दी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य है? ए है वातावरण से ऑक्सीजन लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को पहुंचाना। बी है कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। सी है केवल ए। डी है ए व बी दोनों सही हैं। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा श्वसन तंत्र है उसके प्रमुख कार्य क्या है? हम वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब हम O2 को लेते हैं, और क्या करते हैं? O2 को लेते हैं और क्या करते हैं? प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, ओके। और कोशिकाओं द्वारा जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या है? शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है,
ठीक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे न्यूट्रिशन साइंस के हैं, कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे फिजियोलॉजी के हैं, कुछ लगेंगे आपको हेल्थ साइंस से हैं। कुछ सब्जेक्ट क्या है एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। तो ये इसी टाइप का यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जब भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें काम करने की शक्ति प्रदान करती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो बाहर निकल जाती है। क्या प्रश्वसन क्रिया कहेंगे, श्वसन क्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण की क्रिया कहेंगे, या निम्न में से सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहेंगे या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम इसको कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए आवश्यकता होती है CO2 की, O2 की, H2SO4 की, या फिर D है नाइट्रोजन की। तो भाई CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गई, H2SO4 क्या है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का शायद रासायनिक नाम है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम शायद यही कहते हैं, हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4, ठीक है। ओके, तो चलो कोई नहीं, सूत्र की क्लास नहीं हो रही है अभी हमारी, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में मस्ट रूल किसका होता है, O2 का, ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्वसन तंत्र का शरीर के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्या है। क्या कोशिकाओं को जीवित रखना श्वसन तंत्र का कार्य है। ज्वलनशीलता प्रदान करना श्वसन तंत्र का कार्य है। सी है शरीर को शक्ति व गर्मी प्रदान करना। डी है निम्न में से सभी। तो जो श्वसन तंत्र होता है इसके सभी ये कार्य क्या है, प्रमुख हैं, मुख्य कार्य हैं, ये नोट कर लेना। कोशिकाओं को जीवित रखते हैं हम ऑक्सीजन से। ज्वलनशीलता जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है वो भी किससे हो रहा है, श्वसन से। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और शरीर में जो शक्ति है, काम करने की गति है, गर्मी है हमारे अंदर, वो भी क्या है, श्वसन तंत्र के माध्यम से ही हमें मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए है मुख और नासिका, बी है नासिका व ग्रसनी, सी है स्वर यंत्र व श्वास नली, डी है उपर्युक्त सभी। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। जो हमारे श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग हैं ये सभी हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन श्वास मार्ग में ना जा सके इसके लिए उस पर एक पर्दा पड़ा रहता है जिसे कहा जाता है एपिग्लोटिस, ग्रास नली, लारिंक्स, निम्न में से सभी। तो हमारे जो भोजन है, भोजन जो है श्वास मार्ग जो जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ ना जा सके, इसके लिए क्या होता है, हमारे ऊपर एक पर्दा पड़ा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस से क्या होता है, जो श्वास मार्ग होता है, ठीक है, भोजन बाहर नहीं जाता, सीधे क्या है, ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में चला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, श्वास नली का ऊपरी भाग बना होता है कैल्शियम का, कार्टिलेज का, हार्मोन का या प्रोटीन का। तो श्वास नली का जो ऊपरी भाग होता है कैसा होता है भाई, मुलायम होता है, तो वो कार्टिलेज का बना होगा। आप जानते हैं कार्टिलेज कैसा होता है, लचीला होता है, ठीक है। तो जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं वो भी कार्टिलेज की बनी होती है क्योंकि लचीली होती हैं, तभी उनमें कच्ची टूट होती है। कल वाली क्लास देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है कल वाली। क्या अभी जो क्लासेस चल रही वो ऐसी क्लासेस हैं, शायद ही आपको कोई चैनल कराता होगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं तैयारी करती थी तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलते थे चैनल पर। और जब मैं एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम वाले पेपर सॉल्व करती थी तो मुझे प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन देखने को मिलते थे, ठीक है, क्योंकि वो आए हुए क्वेश्चन होते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन शायद मुझे ऐसा लगता है, या मेरा वहम है, क्योंकि सारी क्लासेस तो मैं होम नहीं देखी है मैंने भी, यूट्यूब पर इतना टाइप तो नहीं होता कि सबके क्लासेस में अलग अलग देख के आऊँ, तो हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं मिले क्वेश्चन कभी जब मैं तैयारी पहले करती थी तब। श्वास नली की लंबाई तथा गोलाई होती है, ए है 14 सेमी लंबाई तथा 3 सेमी गोलाई, बी है 15 सेमी लंबाई तथा 5 सेमी गोलाई, सी है 16 सेमी लंबाई तथा 6 सेमी गोलाई, डी है 17 सेमी लंबाई तथा 7 सेमी गोलाई। श्वास नली की लंबाई पूछी गई है आपसे, और क्या पूछी है, पूछी गई है गोलाई। तो ये 14 सेमी क्या होता है, इसकी लंबाई होती है तथा 3 सेमी गोलाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, ये भी आपसे पूछा गया है। श्वास नली कार्टिलेज के छल्लों के द्वारा बनी होती है। अभी हमने बात की थी कार्टिलेज का ऊपरी परत होता है, ठीक है, तो कार्टिलेज के छल्ले द्वारा बनी होती है, जिसका
आकार अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? क्या बी के समान होता है, सी के, एस के या यू के? तो जो हमारी श्वास नली होती है वो पता है किसके समान होती है, उसका आकार होता है ऐसे। तो क्या आंसर होगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी के आकार की होती है, अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की हमारी श्वास नली होती है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा गया है सच्ची में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फेफड़ों पर दोहरी झिल्ली का एक आवरण चढ़ा रहता है जिसे कहा जाता है, क्या कार्डियक कहा जाता है, प्लूरा कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है, फेजिया कहा जाता है? तो जो हमारे फेफड़े होते हैं जिसे हम फुफ्फुस भी कहते हैं, उस पर एक आवरण, एक झिल्ली, चिकनी परत की दोहरी परत वाली झिल्ली चढ़ी होती है जो चिकनी होती है, वो प्लूरा कहलाती है। ठीक है, प्लूरा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृत्रिम श्वसन क्रिया के उद्देश्य क्या हैं? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना। अब आपको वो वाले प्रश्न मिलेंगे जिसके लिए आप यहाँ बैठे होगे बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे, लाबोर्ड विधि, शेफर्स विधि और सिल्वेस्टर मेथड की। ठीक है, तो कृत्रिम श्वसन क्रिया के उद्देश्य क्या है? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना, श्वसन को पुनः शुरू करना, सी है वक्ष स्थल पर दबाव देना, डी है उपर्युक्त सभी। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो एक तो सामान्य तरीके से होती है, प्राकृतिक तरीके से होती है, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। हर कोई ये काम करता है, लेकिन कई कंडीशन ऐसी आती हैं, बहुत ज़्यादा कोई चोट में हो, कोई शब्दमा में हो, कोई गंभीर बीमारी में हो, तो क्या है मजबूरी बन जाती है उसे वेंटिलेटर पर लेना और उसे कृत्रिम श्वसन दी जाती है। तो आजकल तो वेंटिलेटर की व्यवस्था है, लेकिन एक समय ऐसा था वेंटिलेटर भी नहीं होते थे। और सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ पर ये इसलिए बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है वेंटिलेटर भी तो आप हॉस्पिटल जाओगे तब मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए क्या सिखाया जाता है? जो प्राथमिक चिकित्सा देना सिखाया जाता है। तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए कृत्रिम श्वसन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं कि हर बार आप वेंटिलेटर ही लेके आओ। कई बार ऐसा होता हमारे हम अगर मेहनत कर लें थोड़ी, या हमें थोड़ा ज्ञान हो उसकी श्वसन कैसे दिलाया जाता है, तो भी हम व्यक्ति को बचा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचोगे और किसी व्यक्ति को सांस आ ही नहीं रही तो वो तो रास्ते में ही मर जाएगा। तो इसलिए कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे ऐसे ही कुछ प्रश्न मिलेंगे। कृत्रिम श्वसन क्रिया के उद्देश्य क्या है? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना, श्वसन को पुनः शुरू करना और वक्ष स्थल पर दबाव देना, डी है उपर्युक्त सभी। तो कृत्रिम श्वसन हम इसीलिए देते हैं। क्या होता है? पहले तो हम वक्ष स्थल पर दबाव डालते हैं, दबाव डालने से क्या होगा? श्वसन तंत्र उत्तेजित होगा और जब उत्तेजना होगी तो क्या श्वसन क्रिया शुरू हो जाएगी दोबारा से। उसकी बंद है ना श्वसन, तभी तो हम कृत्रिम श्वसन दे रहे हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी पसली की हड्डियाँ टूट सकती हैं, श्वास नली पर कोई चोट हो सकती है जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा हो, या बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन में हो जो वो सांस नहीं ले पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, कृत्रिम श्वास देने की विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ ये बताना है? 2, 3, 4, 5। तो कृत्रिम श्वास देने की जो विधियाँ हैं प्यारे बच्चों वो हैं 3। ठीक है, 3 कौन कौन सी हैं? विधि, ओके, सिल्वेस्टर मेथड, दूसरा है शेफर्स मेथड और थर्ड क्या है? लाबोर्ड मेथड्स। ठीक है, तो अब कुछ प्रश्न आपको इसी के आपको देखने के लिए मिलेंगे। बढ़ते हैं हम आगे अपनी क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, डूबने के कारण घटित हुई घटनाओं में सांस दिलाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगी? ए है शेफर्स विधि, बी है सिल्वेस्टर विधि, सी है लाबोर्ड विधि, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो डूबने के कारण अगर कोई समस्या हो रही है तो डूबने की जो घटनाएं होती हैं उसमें कौन सी विधि उपयोगी सिद्ध होती है? वो होती है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, जब डूबने की घटना हो रही हो तब सिल्वेस्टर मेथड की विधि उपयोग करनी चाहिए। किस लिए? कृत्रिम श्वास दिलाने में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से अमेरिकन विधि कौन सी कहलाती है? ए है लाबोर्ड विधि, बी है सिल्वेस्टर विधि, सी है शेफर्स विधि, डी है निम्न में से सभी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अमेरिकन विधि की। तो अमेरिकन विधि जो कहलाती है वो आपकी कौन सी है? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, लाबोर्ड विधि। ठीक है, लाबोर्ड विधि को हम क्या कहते हैं? इसमें लाबोर्ड विधि को हम कहते हैं अमेरिकन मेथड की ये विधि मानी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, इस विधि में घायल तथा मूर्छित व्यक्ति को मुंह खोलकर कोई कड़ी वस्तु जैसे चम्मच आदि दांतों के बीच लगा दिया जाता है। ऐसा काम करते क्यों है? क्यों लगाते हैं चम्मच वगैरह को, कर्री चीज़ को क्यों मुंह के अंदर लगाते हैं? हालांकि ऐसा नहीं है, अगर व्यक्ति होश में होगा तो इसमें दर्द होगा, दिक्कत होगी। आप नॉर्मल मुंह में चम्मच लगा के देखिए, जबड़े दुख जाएंगे, लगा ही नहीं पाओगे। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति मूर्छित होता है और इस कंडीशन में व्यक्ति तो कुछ सपोर्ट आपको कर नहीं सकता है, तो ये चम्मच वगैरह या कोई भी कड़ी चीज़ इसलिए लगा देते हैं जिससे आराम से आप जीभ पकड़ लो। और जब जीभ पकड़ लोगे तो उसके गले की सफाई अच्छे से कर सकोगे, और जब आप गलों के बीच की सफाई करोगे तो हो सकता है दबाव पड़ने से अंदर उसकी जो श्वसन तंत्र है वो खुल जाए और उसको श्वास आने लगे। ठीक है,
और रूमाल से जीभ पकड़ने का फ़ायदा ये होता है कि जीभ बार बार आपके हाथ से छूटेगी नहीं, फिसलेगी नहीं। नॉर्मल आप जीभ को पकड़ोगे तो वो फिसल जाएगी। तो इसका आंसर मैंने बता दिया आपको क्या? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आंसर नहीं बताया। तो लाबोर्ड विधि होगी इसका आंसर, ठीक है। लाबोर्ड विधि में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से श्वसन प्रक्रिया कितने रूपों में होती है? एक है 2 रूपों में, बी है 3 रूपों में, सी है 4 रूपों में, डी है 5 रूपों में। तो जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो कितने 2 रूपों में होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी होती है प्राकृतिक श्वसन, एक कौन सी होती है? प्राकृतिक श्वसन। ओके, प्राकृतिक श्वसन हम बोलते हैं, जो मैंने बताया गॉड गिफ्टेड है। दूसरा कौन सा होता है? कृत्रिम श्वसन, ठीक है, कृत्रिम श्वसन। ओके, दोनों में बहुत सारा थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। जो प्राकृतिक श्वसन होता है वो अपनी इच्छा से होता है, ठीक है, हमारी इच्छा उस पर नहीं चलती है। ओके, और प्रतिक्षण होती रहती है, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि श्वास रुक रुक के आती है। श्वास जो सांस है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो तो कंटिन्यूसली चलती रहती है ना, चलती रहती है, नहीं वो चलती रहती है। तो और ये क्या है, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं इसमें खुद हिस्सेदारी करती हैं, खुद से वो सांस लेती हैं। लेकिन कृत्रिम में क्या होता है, जब प्राकृतिक श्वसन में कोई समस्या उत्पन्न होती है तब हम उससे सांस दिलाते हैं। तो क्या होती है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। मान लो जो व्यक्ति बीमार है वो तो जो व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है वो और किस कंडीशन में होगा, तो हमारा मन है हम उसे सांस दिलाएं, नहीं तो मरने दें, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी श्वसन प्रक्रिया है जो किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है, वो कृत्रिम श्वसन होती है। दूसरे व्यक्ति की इच्छा मतलब उस व्यक्ति की भी इसमें इच्छा नहीं चलेगी जो बाकी में बीमार है, जिसे श्वसन की आवश्यकता है, भाई वो तो बेकार है, जिसे सांस नहीं ले मिल रही है, वो व्यक्ति तो आपसे क्या कह पाएगा, ना आपको मार पाएगा, ना आपसे ज़बरदस्ती कर पाएगा, वो तो पड़ा होगा कहीं बेशुद्ध, ठीक है। तो क्या है, ये दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड करता है, वो चाहे उस व्यक्ति को बचा सकता है, नहीं तो कोई नहीं, मरने देगा उसे। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे हो सकता है, थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ाने को पूछ लिया जाए तो ये याद रखिएगा। श्वसन क्रिया है एक डैश, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक है, संतुलित है, उपयुक्त सभी। सबसे बड़ी बात है, आपसे ये तो पूछा नहीं कि कौन सी श्वसन क्रिया, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्राकृतिक श्वसन क्रिया की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक श्वसन क्रिया कैसी होती है, वो होती है अनैच्छिक, आपकी इच्छा के अधीन नहीं है प्राकृतिक श्वसन क्रिया, अनैच्छिक होती है। ओके, अगर हमारी इच्छा के अधीन सांस हम लेंगे तो वो हमारी ऐच्छिक क्रिया हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है 14 से 15 बार, 14 से 20 बार, 10 से 20 बार, 25 मिनट, मतलब 25 मिनट में एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपको कोई भी मैच करता हुआ नहीं मिल रहा होगा, तो हम बता दें। और ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा भी जाता है, यहाँ पर जो है इस तरीके के ऑप्शन मिले तो आप 14 से 15 बार लगाओगे, ठीक है। वैसे आपको क्या क्या आंसर मिलते हैं, अगर मैं बात करूँ 16 से 20 बार भी मिलता है, तो श्वसन के लिए आपको एक ये ऑप्शन मिल सकता है। तो इनमें देख लीजिएगा कौन सा पूछा गया है, सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है कि 18 बार। तो ये 3 ऑप्शन आपको इनमें से जो मिले, और इन तीनों में से एक ही मिलेगा आपको, ये नहीं कि ये तीनों लिख दिए जाएँ, ठीक है। तो इनमें जो मिले वो सही कर लीजिएगा, ये तीनों ही ऑप्शन जो है आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है, फेफड़े हैं, आमाशय है, खोपड़ी है, हृदय है। तो हम सभी जानते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन। फेफड़े जो है हमारे श्वसन का प्रमुख अंग कहलाता है। यहीं पर क्या होता है, ब्लड का, रक्त का शुद्धिकरण भी होता है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है, ए है आम का पेड़, बी है आंवला का पेड़, सी है पीपल और नीम का पेड़, डी है गुलाब का पेड़। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, वो होगा सी ऑप्शन। पीपल और नीम का पेड़ जो होता है 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, और इसीलिए कहा जाता है, इसको हम क्यों पूजते हैं भाई, इंसान उसी को पूजता है जहाँ उसे लगता है कि हमारा कुछ भला हो रहा है। तो पीपल और नीम की पूजा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता, ए है नाक, बी है फेफड़े, सी है यकृत, डी है श्वास नली। तो निम्न में से कौन सा अंग जो है श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन यकृत, ठीक है। यकृत कौन सा होगा, श्वसन तंत्र का भाग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो अभी मैंने बताया यकृत में, फेफड़े में, हृदय में, वृक्क में। तो ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, वो होता है हमारे फेफड़ों में, ठीक है। फेफड़ों में ये रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। प्यूरिफिकेशन पूछा जाए रक्त का कहाँ होता है, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो वृक्क का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायु कोष पाए जाते हैं श्वास नली में, हृदय में, फेफड़ों में, वृक्क में। तो वायु कोष आपके कहाँ पाए जाएंगे, भाई फेफड़ों में पाए जाएंगे, जहाँ पर आपके ऑक्सीजन का मेन अंग है जो फेफड़े, उसी में पाए जाएंगे। वायु कोष कहाँ होते हैं, किस में होते हैं, आपके फेफड़ों में होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या आंसर करोगे? तो आपका आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो हमें सभी को पता है फेफड़े कितने, 2 होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। आपसे भी हमने जो छल्लों के विषय में कुछ प्रश्न किए थे, ऊपर सी के आकार का होता है, मतलब जो हमारा श्वास नली जो होती है वो हमारे सी के आकार की होती है। ठीक है, उस श्वास नली में कुछ छल्ले पाए जाते हैं। तो अगर उनकी संख्या आपसे पूछी जाए, यहाँ पर ये छल्ले जो मैंने बात की थी, कार्टिलेज के छल्ले बने होते हैं, इन छल्लों की संख्या भी पूछी जाती है। तो याद रखना 16 होती है। ठीक है, 16 होती है। कोई जवान आदमी अगर पूछा जाए श्वसन कितनी बार करता है, तो सीधे आंसर आप 18 बार ही टिक करेंगे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है, और ऑप्शन भी यही मिलता है। अन्यथा में पूछा जाए कि कोई व्यक्ति कितने मिनट में कितना सांस लेता है, तो जैसा ऑप्शन मिले आप वैसा करोगे। ठीक है, लेकिन जवान आदमी ज़्यादातर 18 बार ही सांस लेता है 1 मिनट में, अगर एक हिसाब से सही आंसर आपसे पूछा जाए तो। बकाया तो कंपटीशन टप करने के लिए पता नहीं क्या क्या ऑप्शन गलत दे दिए जाते हैं। आप लोग सब लोग इन समस्याओं से गुजर ही चुके होंगे। तो कैसी लगी क्लास बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।